हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 22 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन मेरा ये था कि इल्बर्ट बिल जो आया था ये इनमें से कौन से सेक्टर से रिलेटेड था। अब तो आप सभी को पता ही लग गया होगा, क्योंकि कल शाम को मैंने इस पर प्रॉपर एक वीडियो भी अपलोड किया था। आप में से जो लोग भी इल्बर्ट बिल के बारे में पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। छोटा सा वीडियो है, लेकिन हाँ, उस वीडियो से पहले भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ था, जुडिशरी से रिलेटेड था। इल्बर्ट बिल को पास किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, 1883 में। बाकी इसकी पूरी कहानी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का जो दौलताबाद का किला है, इस किले का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इस किले का नया नाम फिर से एक बार देवगिरी फोर्ट रखा जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, इस किले का पुराना नाम देवगिरी किला ही है। बाद में इसका नाम दौलताबाद रखा गया था। इस किले के इतिहास की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1187 ईस्वी में करी गई थी और इस किले को बनाया गया था। एक राजा थे, या आप बोल सकते हो एक शासक थे, जिनका नाम था भिल्लमा फिफ्थ। क्या नाम था? भिल्लमा फिफ्थ। ये शासक थे यादव डायनेस्टी के। किसके? यादव वंश के। तो इनके द्वारा देवगिरी का किला बनाया गया था। अब हुआ क्या कि जब दिल्ली सल्तनत आई तो वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से अपनी कैपिटल ट्रांसफर करके देवगिरी को अपनी कैपिटल बना दिया गया। और देवगिरी जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। तो अब यहाँ पर एक नाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र के अंदर फैसला कर चुकी है कि देवगिरी किला, इसका फिर से नाम पड़ेगा दौलताबाद। अब इसका नाम नहीं रहेगा। ये औरंगाबाद के पास पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस वाराणसी से लेकर बोगीबील के बीच में कौन से साल से शुरू करी जाएगी? मतलब कहने का ये कि भारत के अंदर नदी में चलने वाली क्रूज सर्विस आज तक की सबसे लंबी दूरी तय करेगी। यह वाराणसी से आपको बोगीबील तक कनेक्ट करेगी। इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? तो ये अगले साल तक शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली सरकार की एक कोशिश है कि 2023 के पहली छमाही में इसकी शुरुआत हो जाए, मतलब 2023 के जनवरी से जुलाई के बीच में इसको शुरू कर दिया जाए। ये एक ऐसी क्रूज सर्विस होगी जिसमें आप वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर बोगीबील मतलब आसाम तक जा सकते हो। इसमें आपको रेस्टोरेंट जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी, एसी रूम्स जैसी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ये आपको टोटल 4000 किलोमीटर की यात्रा कराएगी। मतलब कहने का क्या, आप इस क्रूज सर्विस में वाराणसी से बोगीबील तक 4000 किलोमीटर की पूरी यात्रा कर सकते हो। इसका अनाउंसमेंट वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में आईएनएस अजय को डी कमीशन किया गया कौन से नेवल डॉकयार्ड से? तो आईएनएस अजय की खास बात यह है कि ये एंटी सबमरीन कैरियर था और इसको कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में 1990 में। पूरे 32 साल सर्विस देने के बाद अभी हाल ही में इसको मझगांव पोर्ट से डी कमीशन कर दिया गया। मझगांव पोर्ट आपका मुंबई में पड़ता है और इसका टेक्निकल नेम है P-34। P-34 के नाम से आईएनएस अजय जाना जाता था। इंडियन नेवी में इस टाइम पे एडमिरल है आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। इस साल के शुरुआत में इंडियन कोस्ट गार्ड के भी नए चीफ बनाए गए थे। उनका नाम है VS पठानिया। नाम ध्यान रखिएगा, वैसे भी अपॉइंटमेंट्स में मैंने आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं आ जाते हैं तब तक ये कार्यभार संभालेंगे। तो मद्रास के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस टी राजा। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये टी राजा साहब हैं। आप में से कई लोगों को शायद याद होगा, मैंने आपको 5 सितंबर के दिन करंट अफेयर में बताया था कि मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस एम दुराय स्वामी को अपॉइंट किया गया था। तो उस टाइम पर इनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन अभी 21 सितंबर को मतलब कल के दिन ये रिटायर हो गए हैं एम दुराय स्वामी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि करीब 17 दिनों तक केवल चीफ जस्टिस की पोस्ट पर रहे, फिर ये रिटायर हो गए। अब इनकी जगह पर टी राजा भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में आए हैं। इनका कार्यकाल भी कम ही हो सकता है, क्योंकि जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं आ जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट में।
मद्रास हाईकोर्ट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में करी गई थी। इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? एल्गिन। एल्गिन भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज प्रेसिडेंसी हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स इन एआईबीडी। कहने का मतलब यह है, एआईबीडी जिसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, भारत अभी तक इसकी अध्यक्षता कर रहा था। तो भारत की अध्यक्षता को अगले कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए भारत की अध्यक्षता बढ़ा दी गई है। और एआईबीडी की स्थापना करी गई थी 1977 में। इसको यूनेस्को के अंतर्गत कार्य किया जाता है। और एआईबीडी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है मयंक अग्रवाल। क्या नाम है इनका? मयंक अग्रवाल। आपको पता है मयंक अग्रवाल कौन है? दूरदर्शन तो आप लोग जानते ही होंगे, डीडी नेशनल आप जिसको बोलते हैं, ये दूरदर्शन के डायरेक्टर हैं मयंक अग्रवाल, और प्रसार भारती के सीईओ भी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैंपियनशिप 2022 किसने जीत ली है? तो इस बार की एसएएफएफ विमेन चैंपियनशिप जीती है बांग्लादेश ने। फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को डिफीट किया 3-1 से। और एसएएफएफ में इस बार बांग्लादेश की कैप्टन कौन रही? तो इस बार कैप्टन है सबीना खातून। सबीना खातून। अब इनका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको इनका नाम याद रखना है। वो इस वजह से कि सबीना खातून एसएएफएफ विमेन चैंपियनशिप में टॉप स्कोरर रही हैं। इन्होंने 5 मैचेस में 8 गोल किए हैं, और इसकी वजह से इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो सबीना खातून नाम ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की फुटबॉल कैप्टन है। इस बार इसका 6वां संस्करण खेला गया। अच्छा, एसएएफएफ मेन चैंपियनशिप भी अभी हुई है। तो इस बार की मेंस चैंपियनशिप एसएएफएफ की कितने किसने जीती है? ये जीती है भारत ने। परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, भारत ने भी नेपाल को हराया 3-0 से। तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल के लिए एसएएफएफ में यह साल खराब रहा। इनकी मेंस टीम भी फाइनल पहुंची और विमेंस टीम भी फाइनल पहुंची, दोनों ही फाइनल में हारे। अगला क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ डोनेशन इन इंडिया मेड टू विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन अक्टूबर 20 to 21 सितंबर। इस क्वेश्चन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच में पूरे भारत के अंदर जितने भी रुपए दान में दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर हिस्सा, मतलब मेजॉरिटी हिस्सा, कौन से क्षेत्र में दिया गया है दान के लिए? तो ये धार्मिक संगठनों को दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हो रही है, सभी धर्मों की बात हो रही है। चाहे किसी भी धर्म की बात हो, हर एक धर्म को मिलाकर, सबको मिलाकर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी अमाउंट डोनेट किया गया है धार्मिक कार्यों में। टोटल अगर बात करें तो इस सत्र में 23,700 करोड़ रुपए पूरे भारत में डोनेट किए गए हैं, और 23,700 करोड़ का 64% धार्मिक कार्यों में डोनेट किया गया है। इसमें भी आप एक चीज जानकर अचंभित होंगे कि ये जो 64% डोनेट किया गया है, इसमें भी मेजॉरिटी अमाउंट जो है ये भारत के लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा अभी हाल ही में 1032 हेक्टेयर का गांजे की खेती को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कौन से राज्य में? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह काम किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले कुछ टाइम से इंटेल मिल रहे थे कि गांजे की इलीगल खेती करी जा रही है, अवैध खेती। तो जिसकी वजह से वहां पर कई जगहों पर रेड मारी गई एनसीबी के द्वारा, और एनसीबी ने टोटल 1032 हेक्टेयर, मतलब बहुत होता है ये, इतनी पूरी खेती जितनी भी गांजे की मिली है सबको नष्ट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जयराम ठाकुर की सरकार है। आपको पता है सीबीएन की स्थापना 1950 में करी गई थी। कुछ लोग इसको सीबीएन बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, और कुछ लोग इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसका टेक्निकल रियल नेम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। एनसीबी तो ऐसे ही बोल दिया जाता है, कॉमन नेम है। तो सीबीएन की स्थापना 1950 में करी गई थी, और इस टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस एन प्रधान। क्या नाम है? एस एन प्रधान। इनका पूरा नाम है सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध स्टेटमेंट का समर्थन किया? तो अभी हाल ही में यूएनजीए की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वॉर स्टेटमेंट दिया गया था रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर, जिसका समर्थन किया सीधे तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने।
देखिए हुआ क्या कि वहां पर बात हो रही थी रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर। उस कॉन्फ्रेंस में मेन कंसर्न था। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर यह बात बोली कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये दौर नहीं है युद्ध का। अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था ही पीछे जाती। साथ में पीएम मोदी ने यहां पर एक बात और कही कि हम सभी को साथ मिलकर चलना होगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। इसके अलावा पूरे दुनिया में ज्यादातर अगर देखा जाए कंट्रीज वो डॉलर की ही अर्थव्यवस्था पर स्थित हैं। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे लिए अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा साथ बन सकते हैं। तो इनके बीच इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये रहा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए यहां पर खुला समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमैनुअल मैक्रोन ने। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। इसी साल ये एक बार फिर से इलेक्ट हुए हैं। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन है, आपको तो पता ही है कल के दिन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते थे। कितनी एज में इनका निधन हुआ है? तो एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हुआ है। ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे 10 अगस्त को। तब से इनको कार्डियो की प्रॉब्लम थी। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे और बीच में खबर आई थी कि ये रिकवरी भी कर रहे हैं। और इसके बाद ये डिस्चार्ज भी हुए और फिर ये जिम में थे और ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे, कार्डियो एक्सरसाइज। उसी में अचानक से पेन हुआ और उसके बाद इनकी निधन की खबर आई। तो ये बेसिकली बिलोंग करते थे कानपुर से और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है बॉम्बे इंडस्ट्री के अंदर। एक लंबा दौर इन्होंने जिया है इंडस्ट्री में और अपना नाम बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बात करी जाए स्टैंड अप कॉमेडीज में तो राजू श्रीवास्तव नंबर 1 पे गिने जाते थे। और 2014 से पहले ये समाजवादी पार्टी के मेंबर भी थे, मतलब राजनीति में भी इन्होंने अपना हुनर दिखाया। और 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो 58 की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यस बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, आपको पता ही है, पिछले 2 साल से गाइडलाइन चल रही है। आरबीआई का कहना है कि किसी भी बैंक में आने वाले टाइम में सीईओ चेयरपर्सन अपॉइंट अगर करने हैं तो पिछले 6 महीने से ही उनका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तो आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। यस बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में आप कार्यरत रहेंगे आर एस गांधी। पूरा नाम है रामा सुब्रमण्यम गांधी। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन भी बैंकिंग से ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कौन सा बैंक है जिसको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है, मतलब पीसीए फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया गया है? ये अच्छी खबर है इस बैंक के लिए या फिर बुरी खबर है? तो आंसर है यस, ये अच्छी खबर है। पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या जिसको पीसीए फ्रेम बोलते हैं या पीसीए एक्ट बोलते हैं, ये होता क्या है? ऐसा कोई भी बैंक जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरे तरीके से वायलेट करता है, जब आरबीआई को लगता है कि वो लगातार आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहे हैं या फिर ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, उस केस में आरबीआई के द्वारा उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसी भी बैंक के ऊपर पीसीए एक्ट अगर आरबीआई लगा देता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बैंक को कोई भी कार्य करने से पहले, अपनी तरफ से कोई भी प्रोग्राम लागू करने से पहले आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बैंक अब बाध्य है कोई भी एक्शन लेने के लिए, उससे पहले वो आरबीआई से परमिशन लेगा, तभी वो आगे उस काम को कर पाएगा। तो लगातार एनपीए बढ़ता चला जा रहा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का और काफी टाइम हो चला था। आपको पता है 5 साल से ज्यादा हो गए थे जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई ने पीसीए एक्ट के तहत रखा था। तो 5.5 साल करीब हो गए। इसके बाद जाकर अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कंडीशन बेहतर हुई है, तब इनको पीसीए के बाहर राहत दी है आरबीआई ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं मतम वेंकट राव। क्या नाम है? मतम वेंकट राव। ये अपॉइंटमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी साल ये हुई थी अपॉइंटमेंट। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं।
अब आज का मेरा क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है एशिया पैसिफिक फोरम जो है इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से किससे जुड़ी हुई है। मतलब इस फोरम की एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किस क्षेत्र में है? ट्रेड एंड कॉमर्स में, पीस एंड सिक्योरिटी में, ह्यूमन राइट्स वेलफेयर, विमेन वेलफेयर या फिर फ्री एजुकेशन के लिए? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसके अलावा आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो। जीएसजीके का फाउंडेशन बैच मेरा इसी महीने स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपकी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करा रहा हूँ। डिस्काउंट कोड वरुण777 है। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, डायरेक्ट आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। इस कोड की मदद से बेस्ट ऑफर आज का और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 25 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 तारीख को सुबह 10 बजे अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, बैंक और एसएससी कैंडिडेट्स के लिए। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैंने इसको शेयर कर दिया है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।